नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पता नहीं ये बात शम्स सर ने आप लोगों को बताई है या नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये कि हमारे जो सीनियर कलीग हैं कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी, आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। तो बहुत ही फराख दिल, बहुत ही बड़े दिल वाले इंसान हैं, और ऐसे इंसान के जीवन में जब कोई खुशी का मौका आता है तो ऑब्वियसली वो खुशी का मौका सिर्फ उनका नहीं, सबका होता है। पूरे दफ्तर में तकरीबन सेलिब्रेशन का माहौल है, और विनोद जी किश्तों में कभी लड्डू, कभी कचौरी और कभी कुछ कुछ मंगा कर लोगों को खिला रहे हैं। तो हम सारे लोग बहुत खुश हैं, और इस खुशी का असर ये है कि आज आप लोगों के सामने मैं जो कहानी लेकर आया हूँ वो बहुत क्रिस्प और कंसाइज्ड होने वाली है। उसकी वजह यह है कि विनोद सर को घर जाना है। सोचिए, एनिवर्सरी के दिन वो ड्यूटी कर रहे हैं और उधर से भाभी जी लगातार फ़ोन कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर लंबी कहानी के चक्कर में, रिकॉर्डिंग के चक्कर में उनको ज़्यादा देर तक उलझा कर फंसा कर रखूँगा तो ये उनके साथ अन्याय होगा। तो इसीलिए मैं भी जल्दी में हूँ। आइए आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है बड़ी अजीब, छोटी है लेकिन बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही चौंकाने वाली है। मेरठ में एक जगह है खरकौदा। खरकौदा पुलिस स्टेशन है। इसी खरकौदा पुलिस स्टेशन में के इलाके में एक जंगल पड़ता है, और उस जंगल में एक नाला है। उस नाले में 20 अक्टूबर 2023 को एक रोज़ लोगों को एक इंसान की लाश नज़र आती है। अब नाले में किसी इंसान की लाश पड़ी हो तो नॉर्मल डेथ का मामला आमतौर पर नहीं होता। ऐसी जगहों पर लाश तभी पड़ी होती है जब कोई किसी की हत्या करके उसे ठिकाने लगा चुका होता है। तो पुलिस को जब इस लाश के बारे में आसपास के लोग बताते हैं, और खरकौदा की पुलिस टीम, यानी मेरठ के खरकौदा पुलिस स्टेशन की टीम जब वहाँ पहुँचती है, तो लाश को देखकर पहली ही नज़र में उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि ये मामला कत्ल का तो है ही, लेकिन बड़े सिरफिरे कातिल ने इस कत्ल को अंजाम दिया है। क्या वो कोई साइको किलर है, या क्या बात है? कोई ऐसे किसी की जान कैसे ले सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो लाश पुलिस को मिली थी, उस लाश को पूरी तरह से छलनी कर दिया गया था। आमतौर पर आपने सुना होगा, लोग क्राइम के प्रोग्राम्स में, क्राइम के एपिसोड्स में, क्राइम के नोवेल में ये लिखते हैं कि गोलियों से छलनी कर दिया, यानी बहुत ज़्यादा गोलियां मारी। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान को कीलों से छलनी कर दिया जाए? यानी जो कील हम दीवार में गाड़ते हैं, जो लगाते हैं किसी चीज़ को टांगने के लिए, उस तरह के कील से इस इंसान के पूरे जिस्म को कातिल ने छलनी किया था। यह अपने आप में बड़ी अजीब सी बात थी, और जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा मौजूद नहीं था जहां पर कील के निशान नहीं थे। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही विभत्स, बहुत ही शॉकिंग डेड बॉडी पुलिस को मिली। पुलिस हैरान रह गई, और पुलिस ने जब उस लाश को रिकवर किया, आसपास के लोगों ने भी जब वो मंजर देखा, तो ये खबर पूरे इलाके में, जंगल में आग की तरह फैल गई। मरने वाले इंसान की पहचान पता करना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। खैर, अभी पुलिस इस डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। तब तक खरकौदा पुलिस के पास एक नौजवान जो है वो पहुंचता है। नौजवान बहुत परेशान हाल, और वो पहुंचकर बताता है कि वो मेरठ के पास ही है, गाज़ियाबाद से आ रहा है। गाज़ियाबाद में एक जगह है भोजपुर, और भोजपुर में एक गांव है जिसका नाम है तलहेटा। उस लड़के का कहना है कि वो तलहेटा गांव का रहने वाला है, और पुलिस ने जो लाश बरामद की है वो उस लाश को एक बार देखना चाहता है, क्योंकि उसके पिता तकरीबन 5-6 दिनों से गायब हैं, और वो लगातार अपने पिता को ढूंढ रहा है। और उसने अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट गाज़ियाबाद के भोजपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज भी करवा रखी है। तो जब मेरठ की पुलिस ये बात सुनती है तो मेरठ की पुलिस को भी लगता है कि ठीक है, एक बार लाश दिखा देते हैं। अगर वाकई ये लाश उसके पिता की है, उस लड़के के पिता की, तो वो पहचान लेगा। लड़के को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया जाता है, और वहाँ पर फ्रीज़र से वो डेड बॉडी निकाल कर दिखाई जाती है। लड़का देखते ही जो है उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है। वो ये बात तो बताता है कि ये लाश उसके पिता की है, लेकिन उसके पिता की ऐसी हालत, डेड बॉडी की ऐसी हालत देखकर उसका खुद पर काबू नहीं रह जाता। उसके साथ जो एक आध लोग आए हुए होते हैं, किसी तरह से वो उस लड़के को संभालते हैं। कुल मिलाकर बार बार मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये मर्डर जो है वो बड़ा ही अजीबोगरीब था। इस तरह के कत्ल के बारे में न तो इससे पहले कभी किसी ने सुना, और न कभी किसी पुलिस वाले ने ऐसी लाश देखी थी। तो खैर, अब ये लड़का बताता है कि ये डेड बॉडी उसके पापा की है, जिनकी उम्र तकरीबन 45 साल की थी, और उनका नाम मदन है, मतलब मदन था। मदन की अब हत्या हो चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मदन की हत्या किसने की? पुलिस जो है सबसे पहले बेटे से ही पूछताछ करती है कि भाई बताओ, तुम्हें किसी पर शक हो तो। बेटा पहली बार में किसी पर शक तो जाहिर नहीं करता है,
लेकिन वो ये ज़रूर कहता है कि मेरे पिता की किसी से दुश्मनी नहीं थी, और कत्ल का ये जो तरीका था वो बहुत सख्त दुश्मनी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की जान इतने विभत्स तरीके से तभी लेता है, टॉर्चर करते हुए तभी लेता है, जब उस इंसान से उसकी बहुत ख़तरनाक दुश्मनी हो। अगर भयानक दुश्मनी न हो तो कोई ऐसे ही हत्या कर देगा, गला घोंट देगा, गोली मार देगा, 2-4 बार चाकू मार देगा। लेकिन छलनी करेगा गोलियों से या कीलों से किसी को छलनी करेगा, तो इस तरह का वेंजेंस, नफरत वाला कत्ल जो है वो दुश्मनी के मामलों में ही होता है। लेकिन यहाँ जो मकतूल है, मरने वाला जो शख्स है, उसका बेटा कह रहा है कि मेरे पिता की किसी से दुश्मनी नहीं थी। तो यहाँ पर भी पुलिस को जो है, पुलिस के लिए एक बाधा पैदा हो गई, और पुलिस के लिए इस मामले को सुलझाना एक और बड़ा और नया चैलेंज बन गया। पुलिस ने मदन, जो मरने वाला शख्स है, उसके मोबाइल फ़ोन की सारी कॉल डिटेल निकाली। उस कॉल डिटेल में पुलिस को ऐसा कोई भी सिग्निफिकेंट फैक्ट या बात नज़र नहीं आई जिससे पुलिस इस मर्डर से कोई कनेक्शन जोड़ पाती। तो यहाँ पर जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो रहा था वहाँ पर भी पुलिस को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। लूटपाट वाला एंगल वो तो पहले ही खारिज हो चुका है, क्योंकि अगर किसी को लूटपाट करना ही होगा तो वो इस तरह से किसी की जान क्यों लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा गला घोंट कर, सांस रोक कर या बिना जान लिए भी लूट कर सकता है। तो ये अपने आप में एक अजीब बात थी। अब पुलिस ने मदन के बेटे से फिर से पूछताछ की और कहा कि ये बताओ, तुम्हारे पिता आखिरी बार कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, क्या काम था, ये बताओ। तो उसने बताया कि मेरे पिता तकरीबन 6 रोज़ पहले हमारे गांव के ही 2 लोग हैं जिनका नाम है मोनू और विजय, उनके साथ निकले थे। और मोनू और विजय के साथ वो एक भैंसा गाड़ी ख़रीदने के लिए गए थे, जिसे इस इलाके में, जहां मैं इस वक्त हूँ, ग्रेटर नोएडा का इलाका, नोएडा का इलाका और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, भैंसा बुग्गी कहते हैं। तो भैंस वाली गाड़ी, जिस तरह बुलक कार्ट होता है उस तरह बफेलो कार्ट। तो खैर, वो भैंसा बुग्गी या भैंस वाली गाड़ी खरीदने के लिए अपने गांव के ही 2 लोगों के साथ निकले थे। अब पुलिस ने गांव के इन 2 लोगों से पूछताछ की। मदन की मौत, उसकी हत्या के बारे में इन दोनों लोगों ने अनभिज्ञता जताई। उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं किसने मार दिया। वो खुद बहुत परेशान अपने आप को दिखा रहे थे। लेकिन पुलिस को लगा कि इन लोगों से थोड़ी गहनता से, थोड़ी गहराई से पूछताछ होनी चाहिए। और उसके बाद पुलिस की एक जो बड़ी पुरानी टेक्निक है, जिसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, पुलिस वालों ने, अलग अलग ऑफिसर्स ने इन दोनों लोगों से अलग अलग पूछताछ शुरू की। तकरीबन वही सारे सवाल होते और सवालों के सामने यही 2 लोग, मोनू और विजय, इनसे वही सारे सवाल पूछे जाते। कितने बजे निकले, कहाँ पर गए, मदन आखिरी बार तुमसे कब बिछड़ा, तुम वापस चले आए, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया। इस तरह की तमाम बातें इन लोगों से पुलिस पूछ रही थी। तो जैसा कि मैंने पहले कई बार कहा है, जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी कहानी में एक रूपता नहीं होती, वो यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि अलग अलग समय पर इंसान स्पॉन्टेनियस तरीके से कुछ नई बात बोल जाता है। तो ये जो मोनू और विजय है, उनसे जब वही सारे सवाल पूछे गए जो सवाल पहले किसी ऑफिसर ने पूछे थे, दूसरे ने पूछे, तीसरे ने पूछे, तो इनके जवाब में डिस्क्रिपेंसीज यानी विरोधाभास नजर आने लगे। अब पुलिस को शक हो गया कि मोनू और विजय ही मदन के साथ हुई अनहोनी के पीछे हैं। और जब पुलिस को यकीन हो गया तो पुलिस ने इन दोनों के साथ थोड़ी सख्ती की। सख्ती करने पर इन्होंने मान लिया कि उन्होंने अपने जानकार, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त मदन की जान ली है और बड़ी ही विभत्स तरीके से कीलें ठोक ठोक कर उन्होंने मदन की हत्या की है। पुलिस वालों ने पूछा कि भाई ऐसी क्या बात हो गई, क्यों ऐसा किया। तो जवाब बड़ा शॉकिंग था। जवाब आपको जानकर इसलिए हैरानी होगी क्योंकि वजह इतनी मामूली थी, जिस पर कोई हत्या कर दे यही बात समझ में नहीं आती, और इतने अजीब तरीके से हत्या करे वो तो समझना और भी मुश्किल है। असल में ये तीनों उस रोज़ जब भैंसा बुग्गी खरीदने के लिए निकले थे तो तीनों ने कहीं बैठकर साथ में पार्टी शार्टी की थी, शराब पी थी। और इसी शराब पीने पिलाने के क्रम में आपको पता है इंसान बहक जाता है, इसीलिए बड़े बुजुर्ग मना भी करते हैं। ये जो मदन है, इसने मोनू और विजय को डांटा फटकारा किसी बात पर और गालियां दी। तो मोनू और विजय को मदन की गाली जो है वो बर्दाश्त नहीं हुई। फिर उन्होंने मदन को धोखे से और ज़्यादा शराब पिलाई, अगवा कर लिया और उसी खरकौदा इलाके में ले जाकर पहले गला घोंटकर उसकी हत्या की। और गुस्सा इतना था गाली के बदले कि उन्होंने मदन के शरीर पर कील और हथौड़े से वार करना शुरू किया और पूरे शरीर पर 100 से ज़्यादा कील से छेद किए, पूरे शरीर को बिल्कुल छलनी कर दिया। भैंस की गाड़ी खरीदने के लिए गए थे, ग्रामीण लोग थे, किसान थे, उनके पास कीलें और हथौड़े भी थे, तो उसी को उन्होंने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और उस कील से
और हथौड़े से उन्होंने पूरे मदन के शरीर को छलनी कर दिया और 100 से ज़्यादा उसमें छेद किए। तो खैर जब इनसे पूछा गया कि भाई इस तरह से तुम लोगों ने हत्या क्यों की, तो उन्होंने वो भी बड़ा अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद नशे में थे, उन्हें इतना होश ही नहीं था कि वो क्या बुरा कर रहे हैं और कितना बुरा कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें कई बार कीले मारने के बाद जब एहसास हो गया कि मदन की अब मौत हो चुकी है, तो उन्होंने सबूत मिटाने के लिए लाश को वहाँ नाले में फेंक दी थी। तो ये थी पूरी कहानी, और पूरी कहानी का लब्बो लुआब ये है कि पीने पिलाने में और नशेबाजी में एक आदमी ने 2 लोगों को गालियां दी, और वो 2 लोग जो उसके दोस्त थे उनकी न सिर्फ हत्या कर दी बल्कि पूरे शरीर को कीलों से छलनी कर दिया। तो ये तो थी एक अजीबोगरीब मर्डर मिस्ट्री जिसका खुलासा मेरठ की पुलिस ने किया था। ये घटना जैसा कि मैंने आपको बताया तकरीबन 1 साल पहले की है। 20 अक्टूबर 2023 को पहली बार पुलिस ने ये लाश रिकवर की थी और 27 अक्टूबर को मेरठ पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया था, सुलझा लिया था। तो आज की कहानी यहीं तक। इस कहानी पर आप लोगों की राय क्या है, क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैं आप लोगों से के कोई कमेंट्स जो है नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वजह मैं पहले ही बता चुका हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इस गुस्ताखी को आप लोग इग्नोर करेंगे, माफ़ करेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक बार फिर से पूरे क्राइम तक परिवार की ओर से विनोद शिकारपुरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।